हेलो गाइस, स्वागत है आपका विलेज वाली टीचर यूट्यूब चैनल पर। तो हाय, मैं हूँ किरण शर्मा। हम 2015 वाला प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। ठीक है, 20 क्वेश्चन हमने इस सीरीज़ में कर लिए थे और 10 क्वेश्चन रह गए थे। ये 10 क्वेश्चन हम करने के बाद, ये लेवल 2 के क्वेश्चन है, ये करने के बाद हम बाल केंद्रित शिक्षा और अन्य टॉपिक, लिंग वाला जो जेंडर बायस वाला टॉपिक है वो शुरुआत करेंगे। तो चलिए टू द पॉइंट बात करेंगे, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हर चीज़ को बारीकी से समझते हैं। ये सीटेट 2015 वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है। क्या पूछा जा रहा है कि बाल विकास का कौन सा है इसमें एक जो सिद्धांत है। जो विकास है वो परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। बिल्कुल सही बात है कि जब मैच्योरिटी और एक्सपीरियंस के बीच जब इंटरेक्शन होता है तो उसकी वजह से जो डेवलपमेंट है वो घटित होता है। बिल्कुल सही बात है। तो आगे के नेक्स्ट सभी ऑप्शन हम पढ़ के देखेंगे, क्योंकि कई बार हमें सारे क्वेश्चन जो ऑप्शन है वो सेम नज़र आते हैं, लेकिन हमें बेस्ट ऑप्शन की तरफ जाना होता है। दूसरा क्या है, विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकते हैं। बिल्कुल विकास की वजह से कि बच्चा कहाँ ग्रो कर रहा है, ठीक है, किस फील्ड में आगे जा सकता है, ये लगा सकते हैं। लेकिन बेस्ट ऑप्शन इसमें पहला रहेगा। अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है। अनुभव सिर्फ हम एक्सपीरियंस को सिर्फ एक डेवलपमेंट का एकमात्र निर्धारक नहीं मान सकते। विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। बिल्कुल नहीं, जो कि डेवलपमेंट है वो रीइंफोर्समेंट तथा दंड के द्वारा हम सुनिश्चित नहीं कर सकते। तो जो 21 का है वो राइट ऑप्शन क्या है, जो मैच्योरिटी और जो एक्सपीरियंस के बीच जो इंटरेक्शन होता है उसकी वजह से क्या है, डेवलपमेंट गठित होता है। ठीक है, याद रखेंगे, पहला ऑप्शन सही रहेगा। एक सिद्धांत पूछा गया है। वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख विभिन्नता है। क्या पूछा जा रहा है कि जो वाइगोत्स्की है और जो पियाजे है उनके सिद्धांत में क्या डिफ्रेंसिएशन है, क्या एक प्रमुख विभेद है। तो व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना बिल्कुल नहीं, ये संज्ञानवादी विचारक थे, तो ये आलोचना से नहीं जुड़ता। ठीक है, विभिन्नता पूछी जा रही है कि वाइगोत्स्की और पियाजे का जो संज्ञानवादी सिद्धांत है वो एक दूसरे से कैसे विभिन्न है। दूसरा क्या है, ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना, दोनों ने क्या है बच्चे को बताया है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चा समाज में ठीक एक्टिव लर्नर बन के सीखता है। बिल्कुल सही है, पियाजे ने भी इस कंसेप्ट पर बात की है, लेकिन यहाँ में विभिन्नता पूछी जा रही है। नंबर तीसरा क्या है, बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका। ठीक है, ये नेचर और नर्चर के बारे में, ठीक है, पियाजे ने कोई जिक्र नहीं किया नेचर और नर्चर के बारे में। उन्होंने संज्ञानवादी सिद्धांत दिया जो 4 अवस्थाओं से होकर गुजरता है, और बात है सामाजिक कल्चर की बात वाइगोत्स्की ने की है। तो जो ऑप्शन 4 है वो बिल्कुल सही है कि भाषा और जो चिंतन के बारे में जो उनके दृष्टिकोण है वो दोनों के अलग है। वाइगोत्स्की क्या बताते हैं कि बच्चा समाज में रहकर सबसे पहले भाषा सीखता है और चिंतन बाद में आते हैं, जबकि पियाजे क्या बताते हैं, पियाजे कहते हैं कि थॉट पहले आते हैं बच्चे में और फिर बाद में बच्चा समाज में रहकर भाषा सीखता है। तो ये इनकी एक प्रमुख विभिन्नता है, एक भाषा को महत्व देता है और दूसरा थॉट को अधिक महत्व देता है। तो ये इनका जो सिद्धांत है, इनकी जो थीरीज है, उनमें सबसे बड़ी विभिन्नता यही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है। जो नेचर और नर्चर की जो डिबेट है उनमें कौन सा उपयुक्त है। एक बच्चा खाली स्लेट के समान होता है जिसका चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में डाला जा सकता है। बिल्कुल नहीं, सिर्फ हम एनवायरनमेंट दे के बच्चे को, ठीक है, अगर बच्चे की हेरिडिटी में बच्चा डल माइंडेड है या बच्चे का IQ कम है तो सिर्फ हम एनवायरनमेंट के बेस पर ही बच्चे को हर चीज़ नहीं सिखा सकते, और बच्चा जब स्कूल में आता है वो बिल्कुल खाली स्लेट कभी भी नहीं होता। तो ये ऑप्शन है वो गलत हो जाता है। बच्चे आनुवांशिक रूप से उस तरफ परिवर्तित होते हैं जिस तरफ होना चाहिए। ये सिर्फ यहाँ पर आनुवांशिक है, जो हेरिडिटी के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन पूछा क्या जा रहा है कि प्रकृति और पालन पोषण, ठीक है, दोनों चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए, नेचर और नर्चर दोनों चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए जिस तरफ होना चाहिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वे किस परिवेश में पल बढ़ रहे हैं। यहाँ जो एनवायरनमेंट है उसको पूरी तरह से टोटली नकारा जा रहा है। तो ये जो दोनों चीज़ें अगर इंक्लूड नहीं है तो वो नेचर और नर्चर वाद विवाद से नहीं जुड़ेगा। तो ये ऑप्शन भी नेगलेक्ट हो जाता है।
तीसरा है एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशीय प्रभावों का बहुत कम महत्व होता है, वह प्राथमिक रूप से आनुवांशिक रूप से निर्धारित होता है। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि बच्चा का क्या है, जो प्राइमरी स्तर पर है बच्चा, वो आनुवांशिक रूप से ज़्यादा निर्धारित होते हैं कि बच्चे पर सबसे पहले हेरिडिटी का प्रभाव पड़ता है और व्यवहार का निर्धारण बाद में एनवायरनमेंट के हिसाब से जो बच्चा है परिवेशीय प्रभावों का बहुत कम महत्व होता है। ये भी हेरिडिटी की तरफ झुकाव है इस भी ऑप्शन का, इसलिए ये भी ऑप्शन सही नहीं हो सकता। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। ये क्या बताता है, हेरिडिटी और परिवेश जो एनवायरनमेंट है अभिन्न एक रूप से एक और दूसरे में गुथे हुए, बिल्कुल सही है। जो हेरिडिटी और जो एनवायरनमेंट है वो अलग अलग रूप में एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल सही ऑप्शन है कि जो दोनों है वो हेरिडिटी भी और एनवायरनमेंट भी दोनों एक दूसरे को प्रभावित करेंगे। तो चौथा ऑप्शन है बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, तो आगे है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित कथनों में से आप किससे सहमत है? क्या पूछा जा रहा है, कुछ ऑप्शन दिए गए हैं और हम किससे सहमत है, क्या है? तो पहला ऑप्शन है अधिगम पूर्ण रूप से बाह्य उद्दीपन के द्वारा नियंत्रित होता है। बिल्कुल नहीं, कि सिर्फ इंटरनल है, जो एक्सटर्नल स्टिमुलस है उसके द्वारा हम कंट्रोल कर सकते हैं लर्निंग को, इंटरनल का भी इफेक्ट पड़ता है। जो अधिगम है, अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। बिल्कुल सही है, राइट ऑप्शन है कि जो लर्निंग है, जो लर्निंग के लिए बच्चे को एक सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट देना ज़रूरी होता है। तीसरा क्या है, अधिगम तब तक गठित नहीं हो सकता जब तक इसका अंकों के रूप में बाह्य रूप से आकलन नहीं कर लिया जाता। बिल्कुल नहीं, इसको तो अंकों के बेस पे बना दिया, सिर्फ अंक ही मायने नहीं रखते। ठीक है, सिर्फ अंकों के लिए हम बच्चे को लर्निंग सिखा रहे हैं, बाह्य रूप से आकलन नहीं कर लिया जाता। अधिगम केवल तभी होता है यदि वह व्यवहार में सुस्पष्ट होता है। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही नहीं हो सकता कि व्यवहार में झलके तभी बच्चे ने पता लगता है कि बच्चे ने अधिगम किया है या लर्निंग की है। कई बच्चे क्या है बहिर्मुखी नहीं होते, अंतर्मुखी होते हैं, तो वो क्या है अपने लर्निंग को शो नहीं करते, वो हेजिटेशन रखते हैं, वो बाहर शो नहीं करेंगे। तो लेकिन बच्चे ने सीख तो ली, लेकिन बच्चा व्यवहार में सुस्पष्ट तरीके से दिखा नहीं रहा, तो हम वहाँ ये नहीं मान सकते कि बच्चे ने लर्निंग नहीं की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। तो इसका ऑप्शन है ये बेस्ट सही रहेगा कि लर्निंग एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है, कि बच्चे को अगर हम लर्निंग करवा रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले एक सामाजिक और सांस्कृतिक एनवायरनमेंट बच्चे को देना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। समावेशी शिक्षा के पीछे मूल आधार यह है, जो कि इंक्लूसिव एजुकेशन है, उसके पीछे मूल आधार क्या है? क्या पूछा जा रहा है कि समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। बिल्कुल सही है ये। हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करें कि जो हमारा समाज है, हमारे समाज में डाइवर्सिटी तो है और उस डाइवर्सिटी के प्रति हमें संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है, यानी उस डाइवर्सिटी को, ठीक है, जो समाज में डाइवर्सिटी है उसको हम इंक्लूसिव तरीके से देखें। ठीक है, सभी बच्चे को, जो दूसरा ऑप्शन है कि प्रत्येक बच्चे के निष्पादन के लिए मानक एक समान तथा मानकीकृत होने चाहिए, कि अगर हम प्रत्येक बच्चे का जो वो आकलन कर रहे हैं, अचीवमेंट टेस्ट कर रहे हैं, तो सभी के लिए ज़रूरी नहीं है कि सेम मानक हो, अलग अलग मानक से भी, ठीक है, एक समान मानक नहीं होने चाहिए। अलग अलग मानक से हम बच्चे का क्या है स्टैंडर्ड टेस्ट ले सकते हैं, उसके आकलन कर सकते हैं, अचीवमेंट टेस्ट को जान सकते हैं। तीसरा है हमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के ऊपर दया करने की आवश्यकता है। ये तो बिल्कुल ही नहीं है। अगर हम बच्चों पर दया दिखाते हैं तो वो बच्चे हीन भावना का शिकार हो जाएंगे और सुविधाओं तक उनकी पहुंच होनी चाहिए, कि जो सुविधाएं हैं उन तक बच्चों की पहुंच बना दे। यही सिर्फ इंक्लूसिव एजुकेशन का मोटिव है, बिल्कुल नहीं। अगर हम बच्चे को सिंपैथी दिखा रहे हैं और उनकी सुविधाओं तक पूछ है तो इससे बच्चे क्या है और भी हीन भावना का शिकार हो जाएंगे, फिर इंक्लूसिव एजुकेशन का कोई मतलब नहीं रहेगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यालयों की व्यवस्था करना लागत प्रभावी नहीं है। ठीक है, यहाँ क्या है, इन्होंने लागत से जोड़ दिया कि हम पैसा बचाना चाह रहे हैं, इसलिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को एक साथ इंटीग्रेटेड एजुकेशन दे रहे हैं, सभी को मिला के, अलग अलग मिला के नहीं, सभी बच्चे को समावेशी इंक्लूसिव एजुकेशन दे रहे हैं। तो ये ऑप्शन कभी भी स्टिक नहीं हो सकता। तो जो पहला ऑप्शन है ये इसका सही रहेगा। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या कहता है कि समाज में विभिन्नता तो है और उस विभिन्नता के प्रति अगर विद्यालय संवेदनशील है तो वो क्या है
ठीक है, हमें इंक्लूसिव होने की आवश्यकता है। यहाँ हमें नीड है कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, चाहे पिछड़े बच्चे हैं, सामाजिक आर्थिक बैकग्राउंड किसी से भी कोई भी प्रकार के बच्चे हैं, उनको हम एक ही कक्ष में साथ मिलकर पढ़ाए, तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन का मूल आधार रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के संरचनात्मक कक्ष में अपने समय के आकलन में विद्यार्थियों की भूमिका में निम्नलिखित में से क्या देखा जाएगा? कि जो विद्यार्थी है वो क्या है, मिडिल स्कूल का विद्यार्थी है और उसे कक्ष में अपने खुद का असेसमेंट करना है। तो एक विद्यार्थी होने के नाते निम्नलिखित में से वो क्या देखेगा? एक विस्तृत दिशा निर्देश बनाना कि किस प्रकार से विद्यार्थियों की उपलब्धि तथा कक्षा में प्रतिष्ठा को उनके अंकों के साथ सहसंबंध किया जाएगा, ये भी हो सकता है। शिक्षण अधिगम में आकलन की भूमिका को नकारना, हम शिक्षण अधिगम की जो भूमिका है, जो टीचिंग लर्निंग स्टाइल है, उसमें हम असेसमेंट की भूमिका को नकार नहीं सकते, क्योंकि बिना असेसमेंट के हमें पता नहीं चलेगा कि बच्चे ने कहाँ से कैसे क्या प्रोग्रेस की है। नंबर 3 है विद्यार्थी अपने आकलन के एकमात्र निर्धारक होंगे। कि विद्यार्थी जो हम टेस्ट लेते हैं, जो आउटपुट निकल के आता है, जो फीडबैक हमें मिलता है, ये विद्यार्थी का निर्धारण कर देंगे कि बच्चे की ग्रोथ रेट ये है। विद्यार्थी अपने आकलन के लिए सिर्फ एकमात्र निर्धारक कभी नहीं हो सकते। विद्यार्थी अध्यापक के साथ आकलन के लिए योजना बनाएंगे। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल बेस्ट रहेगा कि जो विद्यार्थी है वो अध्यापक के साथ मिलकर अपने असेसमेंट के लिए योजना बनाएंगे कि किन किन तरीक़ों से हम जान सकते हैं कि बच्चे ने लर्निंग कहाँ से कैसे की है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अध्यापिका के द्वारा एक सृजनात्मक बच्चे की पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? कि कौन सा तरीका है जिससे एक अध्यापिका जान सकती है कि बच्चा क्या है, क्रिएटिव चाइल्ड है? तो क्या होगा बेस्ट तरीका? यह अवलोकन करना कि बच्चे समूह कार्यों में साथियों के साथ किस प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं। कि वो देखेगी कि बच्चे जब टीचर है वो ग्रुप एक्टिविटी जब करवा रही है तो पीयर ग्रुप में, तो बच्चे किस प्रकार के एक्शन करते हैं, क्या इस प्रकार से जान पाएगी। दूसरा है बच्चे का विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब वह समस्याओं को हल करती है। बिल्कुल सही है, राइट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, मानकीकृत बुद्धि परीक्षणों को देना, इससे हम जांच तो सकते हैं इससे केवल, लेकिन बच्चे का जो है बुद्धि परीक्षण उसी के बारे में पता चलेगा। चौथा है वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों को देना, ये ठीक हो सकता है, ये दोनों ठीक है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन क्या है कि एक क्रिएटिव चाइल्ड की पहचान करनी है तो हम बच्चा एक्टिविटी कर रहा है, खेल रहा है, पढ़ रहा है, जो भी एक्टिविटी कर रहा है, बच्चे को हम बारीकी से अवलोकन करेंगे और विशेष रूप से उस समय जब वह किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है। ठीक है, जब वो किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है तब सबसे ज़्यादा पता चलता है कि ये चाइल्ड क्रिएटिव है या नहीं, ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28। उच्च प्राथमिक विद्यालय की गणित अध्यापिका के रूप में आप विश्वास करती है कि आप किसी भी मिडिल स्कूल में मैथ के टीचर है तो आप किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा विश्वास करेगी? विद्यार्थियों की गलतियाँ उनके चिंतन में अंतर्दृष्टियाँ उपलब्ध करवाती है, ये भी हो सकता है। विद्यार्थियों को कार्य विधिक ज्ञान को जानने की आवश्यकता होती है, चाहे वे संकल्पनात्मक आधार नहीं समझते हो। ठीक है, फिर तीसरा है उच्च प्राथमिक विद्यालय के सभी बच्चों में गणित पढ़ने की योग्यता नहीं होती, ये तो नहीं वाला तो ऑप्शन कभी हो ही नहीं सकता। चौथा है लड़के गणित को बिना अधिक प्रयास किए सीख जाएंगे क्योंकि यह जन्मजात विशेषता होती है तथा आपको लड़कियों के ऊपर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। ये तो जेंडर बायस से ग्रसित अध्यापिका हो जाएगी अगर ऐसा है तो, कि बच्चे को लड़के में कोई भी स्पेशल ऐसी कोई करैक्टरिस्टिक नहीं है कि बच्चा क्या है बिना प्रयास के ही मैथ सीख जाए। ठीक है, और लड़कियों के ऊपर अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। आजकल लड़कियां भी मैथ में, साइंस में बहुत अच्छी होती है। तो ये तीसरा और चौथा ऑप्शन रॉन्ग हो जाते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन इसका क्या रहने वाला है? तो बेस्ट ऑप्शन इसका रहने वाला है कि विद्यार्थियों की गलतियां उनके चिंतन में अंतर्दृष्टियां उपलब्ध करवाती है कि बच्चा किसी भी विषय के ऊपर। राइट ऑप्शन पहला ठीक रहेगा कि जो विद्यार्थी जो गलतियां करते हैं उनसे हमें पता चलता है कि विद्यार्थी कैसा सोचते हैं। ठीक है, उसकी अंतर्दृष्टियां उपलब्ध करवाती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। इन कथनों में से आप किससे सहमत है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और किससे सहमत है ये पढ़ने के बाद पता चलेगा। एक बच्चा अनुत्तीर्ण होता है क्योंकि सरकार विद्यालयों में पर्याप्त प्रौद्योगिकीय संसाधन प्रदान नहीं कर रही है।
ठीक है। अगर एक बच्चा फेल हो रहा है तो ये क्या है, टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज की कमी है, ठीक है, इसलिए बच्चा फेल हो रहा है। एक बच्चे की असफलता मुख्य रूप से माता पिता की शिक्षा तथा आर्थिक स्तर में कमी के कारण है। दोनों बिल्कुल नहीं हो सकते। टेक्नोलॉजी भी प्रभावित नहीं कर सकती, माता पिता का जो इकोनॉमिक लेवल है वो भी प्रभावित नहीं कर सकता। तीसरा क्या है, एक बच्चे की असफलता के लिए वंशानुक्रम घटकों को प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जिससे उसने अपने माता पिता से अर्जित किया है कि ठीक है, सारा जो क्रेडिट है फेल होने का, जो सारा जो नुकसान, जो बच्चा फेल हुआ है और ये सारा जो कारण है, सारा रीजन है, उसके हेरिडिटी कारकों पर सौंपा जा रहा है। ठीक है, ये सही नहीं हो सकता, जिसे उसने अपने माता पिता से अर्जित किया है। चौथा क्या है, एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने में उसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा कि अगर कोई भी बच्चा फेल होता है तो यानी पूरी व्यवस्था फेल हुई है और बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने में इसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है कि बच्चे ने कोई भी एक्शन रिएक्शन नहीं किया, इसके कारण वह असमर्थ हुआ और ये एक प्रतिबिंब है, ये इसकी एक इमेज है। अगर कोई भी बच्चा फेल होता है तो पूरा सिस्टम फेल होता है, ये इसका बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, ये लास्ट है 2015 का। एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है कि किसी बच्चे को हम सहारा दे रहे हैं, ठीक है, वो किस बात पर निर्भर करेगी, ये चीज़ किस बात पर निर्भर करता है। अध्यापिका की मनोदशा की अध्यापिका की जो मन की स्थिति है उसके हिसाब से वह बच्चों की हेल्प करेगी भी और नहीं भी करेगी। बच्चे की नैसर्गिक योग्यताएं, कार्य के लिए प्रस्तावित पुरस्कार, बच्चे के निष्पादन का स्तर, बिल्कुल ये सही होगा कि जो सहारा देंगे ना तो उससे बच्चे का जो अचीवमेंट है उस पर इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ेगा, बच्चे की जो अचीवमेंट है उसके लेवल पर ज़रूर असर आएगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना होता है हमें, फिर ही हम राइट ऑप्शन हमें चूज़ करना होता है जो बेस्ट ऑप्शन होता है। तो इसमें क्या है, एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा और परिकार में परिवर्तन आता है। ठीक है, अगर हम बच्चे की मदद करें किसी भी समस्या को समाधान करने के लिए तो इससे बच्चे का क्या है, बच्चे की जो अचीवमेंट का जो लेवल है उस पर इफेक्ट आएगा ही आएगा। मदद कर रहे हैं तो बच्चे का जो अचीवमेंट है वो ग्रो करेगा। ठीक है, ये थे कुछ क्वेश्चन जो 2015 में लेवल 2 के सेकंड पेपर में पूछे गए थे, जो CDP के पोर्शन में पूछे गए थे। तो ये 2015 के हमने लेवल 1 और लेवल 2 के प्रैक्टिस सेट हमने करके देख लिए हैं। ठीक है, अब की बार जैसा कि हमें पता है हमारा एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन मोड में होना है, तो 20 अगस्त तक हम बाल की खाल निकालेंगे, हर टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं कल की वीडियो में हम लिंग जेंडर बायस के नई नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, कल हम बाल केंद्रित शिक्षा या इंक्लूसिव एजुकेशन उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे गाइस।